नमस्कार, मैं पवन शर्मा अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखिएगा इधर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? ब्लड। क्या है? ब्लड। रक्त बोल लो, रुधिर बोल लो, ब्लड बोल लो। छोटा सा इसका क्या करते हैं? पहले तो क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा चलो, क्लासिफिकेशन से पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ आपको। किसकी परिभाषा? रक्त की परिभाषा। सजीवों के शरीर में, सुन लीजिएगा, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाला तरल संयोजी उत्तक। सजीवों के शरीर में पाए जाने वाला, शरीरों के शरीर में पाए जाने वाला तरल संयोजी उत्तक, टिश्यू। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। क्या कहलाता है? रक्त कहलाता है। अब इस वर्ड को देख लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। तरल तो ठीक है, लिक्विड फेस में हो जाएगा। ठीक है, संयोजी का मतलब जोड़ने वाला, कनेक्टिव हो जाएगा। टिश्यू, उत्तक। तो उत्तक की परिभाषा क्या होती है? वही जो हमने स्कूल में पढ़ी थी, समान उत्पत्ति, समान उत्पत्ति, समान संरचना, समान उत्पत्ति, समान संरचना, समान कार्य। समान उत्पत्ति, समान संरचना, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। परिभाषा ये हो गई इसकी। इसमें एक वर्ड आया था उत्तक। क्या आया था? उत्तक। तो उसको हमने समझ लिया। अब आगे क्या पढ़ रहे थे हम? इसका क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन। देखिएगा, तो मैथ में क्या पढ़ते हैं हम? किसी भी चीज को अगर पढ़ते हैं तो वो अपने आप में क्या होती है? पूर्ण होती है। क्या होती है? पूर्ण होती है। मतलब कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो इसको भी हमने कितने परसेंट मान लिया? 100% मान लिया। इसके दो पार्ट कर देते हैं। कितने पार्ट कर देते हैं? दो पार्ट कर देते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है वो क्या नाम है उसका? प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। ये क्या है? ये जो 45% भाग है, ये ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्प्यूल्स या रक्त कोशिकाएं या रुधिर कोशिकाएं, कोई सा भी वर्ड काम में ले सकते हो। ब्लड कॉर्प्यूल्स, ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, चारों में से कोई सा भी वर्ड बोलिए, अर्थ एक ही निकल कर आएगा। ठीक है, कितने परसेंट भाग है वो? 45% भाग है। और प्लाज्मा ये अपने आप में कितना है? 55%। कितना परसेंट है? 55%। अब इस प्लाज्मा को भी हम 100% मान के चल के इसका भी आगे क्या करेंगे? वर्गीकरण देखेंगे, इसके भी टुकड़े कर देंगे, इसके टुकड़े कर देते हैं। तो इसमें 90% जो पार्ट है, इसका 90% जो पार्ट है वो क्या है? H2, जल है। क्या है? H2। अब कितना परसेंट बच गया? 10% बच गया। कितने परसेंट बच गया? 10%। अब उस 10% की कहानी देखो, उसमें क्या क्या है? उसमें आपके यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, हार्मोन, यूरिया, यूरिक अम्ल, हार्मोन, फिर क्या हुआ आपके? एंजाइम, फिर क्या हुआ? वसा, फिर क्या हुआ? ग्लूकोज, उसके बाद ग्लिसरॉल, फिर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये पार्ट हुए। और अगर मैं एक अलग श्रेणी की बात करता हूं, इस 10% में ये अलग श्रेणी पदार्थों की बनाई जाती है और उसका नाम लिखा जाता है अकार्बनिक। क्या लिखा जाता है? अकार्बनिक। 10% की बात चल रही है, किसी बात चल रही है? 10% की बात चल रही है। उसमें क्या क्या होगा आपका? सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा और सल्फेट होगा। ये सब मिलेंगे। फॉस्फेट भी मिल सकता है आपको, कार्बोनेट भी, बाइकार्बोनेट भी मिल जाता है आपको। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं? अकार्बनिक वाले भाग की। मतलब एक भाग ये पूरा देखो ध्यान से, 10% में दो भाग कर दिया, एक ये कर दिया और एक भाग ये कर दिया। अब अगर इसकी बात पूछ ली जाए कि प्लाज्मा के 10% बाद में आ गया, प्लाज्मा के अकार्बनिक संगठन में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है इनमें से? तो सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा बताओगे? सोडियम बताओगे।
क्या बताओगे? सोडियम बताओगे। देखो इस 90% में तो केवल जल है, वो भी प्लाज्मा का 90% जल, प्लाज्मा का 10% यूरिया, यूरिक अम्ल, हार्मोन, एंजाइम, वसा, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और कार्बनिक की अगर मैं श्रेणी लूँ तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फेट। अब इसके साथ जो खून का थक्का जमाने वाले 2 प्रोटीन भी मिलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, 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 ठीक है, 10% की बात चल रही है, और फाइब्रिनोजन, ये भी प्रोटीन ही है, फाइब्रिनोजन। ये हमने किसकी बात करी है? प्लाज्मा की। किसकी बात करी है? प्लाज्मा के संगठन की बात करी है। अब मैं बात करता हूं इसके रंग की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? रंग की बात करता हूं। तो रंग क्या बताओगे? येलो। क्या बताओगे? कार्य क्या बताओगे? हार्मोन का संवहन। कार्य क्या बताओगे? हार्मोन का संवहन। लो, यही कहानी खत्म हो गई प्लाज्मा। ठीक है, छोटी सी कहानी थी। भाग बताइए, 2 भाग कर दिए, 10%, 90%। 90% में सिर्फ और सिर्फ 90% में सिर्फ और सिर्फ क्या था? जल था। 10% में ये पूरी कहानी, यूरिया, यूरिक अम्ल, प्रोथ्रोम्बिन, हार्मोन, एंजाइम, वसा, फाइब्रिनोजन, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और अकार्बनिक भाग, इस 10% के जो कार्बनिक भाग है उसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, बाइकार्बोनेट भी होते हैं, और आपके फास्फेट भी होते हैं। ठीक है, रंग की अगर मैं बात करूं तो येलो, और अगर इसके किसकी बात करूं? कार्य की बात करूं तो फिर क्या होगा? हार्मोन का संवहन। यहां पर क्या खत्म हुआ आपका? प्लाज्मा। क्या खत्म हुआ? प्लाज्मा। अब क्या बच गया? 45% भाग, 45% भाग बच गया है। क्या क्या नाम बताए थे मैंने? रुधिर कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पल्स। अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा इसमें से बहुत कम आते हैं, ना के बराबर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग किसमें से बनते हैं? 45% भाग में से, रक्त कोशिका में से बनते हैं। अब सिर्फ किसकी बात करेंगे? रक्त कोशिका की। चले आगे, हटा देता हूं फिलहाल मैं इसको। देखो मित्रों, ब्लड सेल्स की बात करते हैं, रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं। ब्लड सेल्स की बात करते हैं। तो ब्लड सेल्स में सबसे पहले कौन से लेके चलेंगे? आरबीसी। कौन से लेके चले हम? आरबीसी लेकर चलेंगे। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स। ये मैं 45% भाग की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जितनी भी कहानी पढ़ेंगे वो सारी किसकी पढ़ेंगे? 45% भाग की। 45% भाग में सबसे पहले क्या आता है? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं, या फिर एक नाम और है इसका, एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट्स। ये एरिथ्रोसाइट्स नाम है किसका है? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का। देखो ध्यान से, तो आरबीसी के अंदर सबसे काम की चीज देखते हैं। तो आरबीसी के अंदर एक वर्णक मिलता है। क्या मिलता है? वर्णक, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अगर आपको पूरा वर्ड कहीं नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन पूरा वर्ड अगर कहीं नहीं लिखा मिला तो क्या मिलेगा? एचबी, हीमोग्लोबिन। क्या मिलेगा? एचबी, हीमोग्लोबिन। इसको तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, इस शब्द को तोड़ लेते हैं। हीम और ग्लोबिन। देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हीम क्या हो गई? एक डाई हो गई। क्या हो गई? ये डाई। डाई वर्ड जहां भी आएगा मतलब आपको क्या मिलेगा? रंग। क्या मिलेगा? रंग। ग्लोबिन क्या हो गया? ग्लोबिन एक प्रोटीन हो गया। क्या हो गया? प्रोटीन। इस प्रोटीन के साथ 4 फेरस आयन जुड़े रहते हैं। इस प्रोटीन के साथ 4 फेरस आयन जुड़े रहते हैं। 4 फेरस आयन जुड़े रहते हैं किसके साथ? प्रोटीन के साथ। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन शब्द कहां से आया? हीमोग्लोबिन के साथ। अब ध्यान से देखो, ये प्रोटीन हुआ, ये प्रोटीन हुआ, ये आयरन हुआ, मेटल हुआ, धातु हुआ, धातु, फिर से वर्ड कौन सा आया? मेटल। प्रोटीन प्लस मेटल, प्रोटीन प्लस मेटल। तो अगर मैं इसको एक संज्ञा देना चाहूं तो इस पूरे, अगर मैं इसको एक संज्ञा देना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा इसको? मेटलोप्रोटीन। क्या बोलूंगा? मेटलोप्रोटीन। मेटल कहां से आया? ये रहा मेटल। प्रोटीन कहां से आया? ये रहा। ये कहां से आया? ग्लोबिन से। ग्लोबिन कहां से आया? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन को हीम क्या होती है? डाई। डाई क्या देती है? रंग। तो थोड़ा सा परिचय, ये थोड़ा सा परिचय किसका हुआ? हीमोग्लोबिन का।
कार्य हम आगे पढ़ेंगे, एक संज्ञा और पढ़ेंगे इसकी हम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट श्वसन वर्णक, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, कार्य हम पढ़ेंगे। तो हमने शुरुआत किसकी करी थी? आरबीसी की। किसकी करी थी? आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, और दूसरा नाम क्या था? इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम था? इरिथ्रोसाइट्स। अब आरबीसी के बारे में देखते हैं, उत्पत्ति कहाँ होती है, उम्र कितनी होती है, कार्य क्या होता है, कब्र कहाँ, अपघटन कहाँ पर होता है, वो देखें। ये हल्का सा परिचय किसका था? हीमोग्लोबिन का। किसका था? हीमोग्लोबिन का। चले आगे, देखो ध्यान से। और वही आरबीसी जो हम पढ़ रहे थे, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलोगे? इरिथ्रोसाइट्स। अब इसके अंदर 4 पॉइंट ले लेते हैं, उत्पत्ति, उम्र, कार्य और कब्रगाह। ये हम सब के अंदर पढ़ेंगे, आरबीसी के अंदर भी, डब्ल्यूबीसी के अंदर भी और प्लेटलेट्स के अंदर भी। 4 पॉइंट पढ़ने हमको बहुत जरूरी है। उत्पत्ति कहां से पैदा होती है? अस्थि मज्जा से होती है। कहां से होती है? अस्थि मज्जा से होती है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अब वर्ड तो मैंने लिख दिया, समझ में तो आया नहीं। अस्थि मज्जा, बोन मैरो क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। लंबी हड्डियों के मध्य भरा तरल उत्तक, लंबी हड्डियों के मध्य भरा तरल उत्तक ही क्या कहलाता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो, बोन मैरो। और ये होता है 2 टाइप का। ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। तो ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? रेड बोन मैरो से। किससे होता है? रेड बोन मैरो से। तो उत्पत्ति क्या हुई? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अस्थि मज्जा या बोन मैरो क्या होता है? लंबी हड्डियों के मध्य भरा तरल उत्तक ही क्या कहलाता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। बोन मैरो 2 टाइप की होती है, येलो और रेड, येलो और रेड। दूसरा देखिएगा, उम्र देखिएगा। तो देखो उम्र में कई जगह ये लिखा रहता है कि 20 से 120 दिन, आसानी से आपको किसी किताब में मिल जाएगा, या फिर ये लिखा रहता है 120 दिन। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बड़ा मैटर नहीं है, ये कोई ऐसा कोई इशू है नहीं है, ठीक है, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य देखिएगा, कार्य इसका यह है O2 का परिवहन करना। O2 का, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा मैं कार्य को, फिलहाल इतना ही देखिएगा। आरबीसी का कार्य O2 का परिवहन करना, आरबीसी का कार्य O2 का क्या करना? परिवहन करना। परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। कब्रगाह, कब्रगाह का मतलब जहां उसका अपघटन होता है, जहां उसकी मृत्यु होती है, जहां उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो कहां पर होती है? स्प्लेन में होती है। कहां पर होती है? स्प्लेन में होती है। देखिए ध्यान से, स्प्लेन क्या होता है, कहां होता है? ये 2 पालियों में विभक्त क्या हो गया? लीवर हो गया। ये तो क्या हो गया? लीवर हो गया, ठीक है। यहाँ ऐसे क्या होता है? अग्नाशय पेनक्रियास। क्या होता है? अग्नाशय पेनक्रियास। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर उठकर फिर घुमा होता है, तो एक त्रिभुज जैसी आकृति लिए होता है। तो ये जो भाग होता है, ये अग्नाशय का सिर, ये अग्नाशय की पूंछ, ये अग्नाशय का सिर, ये अग्नाशय की, ये अग्नाशय का सिर वाला पार्ट माना जाता है, ये अग्नाशय की पूंछ, अग्नाशय की पूंछ। जहां अग्नाशय की पूंछ होती है वहीं पर ऐसे अर्धचंद्राकार आकृति लिए हुए कोशिकांग, अर्धचंद्राकार आकृति लिए हुए कोशिकांगी क्या कहलाता है? स्प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्लेन कहलाता है। तो ये छोटा सा परिचय किसका हुआ? आरबीसी का हुआ। किसका हुआ? आरबीसी का। उत्पत्ति कहां पर हुई? अस्थि मज्जा में। उम्र कितनी हुई? 20 से 120 दिन या 120 दिन। कार्य, कार्य भी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। कार्य क्या होता है? O2 का परिवहन करना। कब्रगाह क्या होता है इसका? स्प्लेन होता है। अब किसको पकड़ते हैं? कार्य को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? कार्य को। चलें आगे, देखो हमारे फेफड़ों में O2 का कार्य समझा रहा हूं, या फिर मैं कहूं कि O2 के साथ साथ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो किसको पकड़ता है? O2 को। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी किसका भाग है? ब्लड का। किसका है? ब्लड का। तो ब्लड के आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन O2 के साथ कैसे क्रिया करता है, कैसे परिवहन करता है, वो थोड़ा सा हमको समझना है। ये हमारे फेफड़ों में स्थित क्या हुई? वायुकुपिका एल्वियोलाई, जिनको श्वसन तंत्र की क्या बोला जाता है? इकाई बोला जाता है। दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़, दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ वायुकुपिका होती है। ये एक वायुकुपिका है। और इसके जो भी इकाई होती है, जब भी आप कोई भी तंत्र पढ़ो बायोलॉजी में, जो भी इकाई होती है उसकी, उसके नीचे से ऐसे खून की नली जाती है। क्या जाती है? खून की नली जाती है। खून की नली जाएगी तो उसमें आरबीसी होगी, आरबीसी होगी तो उसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन।
तो ये ऐसे ये O2 आई। हीमोग्लोबिन ने, खून की नली में उपस्थित हीमोग्लोबिन ने किसको पकड़ लिया? ऑक्सीजन को पकड़ा। किसको पकड़ा? ऑक्सीजन को पकड़ा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक नया रूप धारण करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक नया रूप धारण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन सा रूप धारण करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन खून की नली के द्वारा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन खून की नली के द्वारा टिश्यू में आता है, उत्तक में आता है। टिश्यू में आता है, किस में आता है? उत्तक में आता है। ठीक है। वायु कुपिका में ऑक्सीजन आई, वायु कुपिका के नीचे से एक खून की नली जा रही है, रुधिर वाहिनी जा रही है। रुधिर वाहिनी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ने किसको पकड़ा? ऑक्सीजन को पकड़ा। कौन सा रूप धारण करा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन खून की नली के माध्यम से, खून की नली के माध्यम से किस में आता है? उत्तक में, टिश्यू में आता है। यहां आकर क्या होता है? जैसे ही उत्तक में आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उत्तक में आने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। दोनों पार्ट अलग हो गए, यहां पर जुड़े, यहां अलग हो गए। ठीक है। बीच में रूप धारण कौन सा करा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। उत्तक को ऑक्सीजन चाहिए थी, उत्तक को क्या चाहिए थी? ऑक्सीजन। उसने किससे मंगाई? हीमोग्लोबिन से। कहां से होती हुई? खून की नली से। किस रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। उत्तक इस ऑक्सीजन का क्या करेगा? उत्तक इस ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। उत्तक इस ऑक्सीजन का उपयोग करेगा और किस में करेगा? भोजन निर्माण में। किस में करेगा? भोजन निर्माण। अब भोजन निर्माण तो कर लिया उत्तक ने, लेकिन ये ध्यान नहीं देगा इतना कि कौन सी गैस पैदा हो जाएगी? CO2। उत्तक ने क्या किया? ये कहूं कि उत्तक को किसकी जरूरत थी? उत्तक को भोजन निर्माण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी। वो उसने किससे मंगाई? हीमोग्लोबिन से मंगाई। किस रूप में मंगाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन कहां से उठाई? हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को एल्वियोलाई, वायु कुपिका, श्वसन तंत्र की इकाई से उठाया। ठीक है। अब उत्तक ने भोजन निर्माण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, भोजन ऑक्सीजन काम में ली, उत्तक ने भोजन बना दिया, लेकिन साथ के साथ किस गैस को पैदा कर दिया? CO2 को। किसको पैदा कर दिया? CO2 को। अब यहां से भी एक खून की नली चलेगी, यहां से भी एक रुधिर वाहिनी चलेगी, ब्लड वेसल्स चलेगी। उस ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन के साथ अब ऑक्सीजन नहीं होगी। यहां तो क्या था? हीमोग्लोबिन प्लस में ऑक्सीजन, लेकिन इस खून की नली में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं होगी। कौन सी गैस होगी? CO2। कौन सी होगी? CO2। वो किस क्रिया से पैदा हुई? भोजन निर्माण की। किसने करी? उत्तक ने करी थी। किसने करी थी? उत्तक ने। ये CO2 यहां गई और ये वायु कुपिका से सीधे फेफड़ों में, फेफड़ों से अपनी किसमें? श्वास नली में, और सीधी नासिका से बाहर। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या हुआ? ऑक्सीजन का परिवहन। देखो कहीं ना कहीं CO2 का भी तो परिवहन कर रहा है। ये रहा। तो सीधा कह सकते हैं गैसों का परिवहन या O2 का परिवहन, क्योंकि कुछ हद तक तो किससे जुड़ता है? हीमोग्लोबिन। या CO2 किससे जुड़ती है? हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। लेकिन मेनली जो रेस्पॉन्सिबल माना जाता है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो ये हमने क्या समझा? ये हमने वो समझा, तो हमने RBC के कॉलम में ये लिखा था ना कार्य में, O2 का परिवहन करना। बस वो कहानी थी ये छोटी सी। आगे समझ में? चलें आगे। चलो इसको वहीं छोड़ दो, RBC को वहीं छोड़ देते हैं, वहीं खत्म हो गया RBC, और आगे ब्लड ग्रुप में देख लेंगे उसे हम। अब पढ़ते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या पढ़ते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको वर्ड आपके सामने जहां भी आ जाएगा, देखो ध्यान से, ल्यूको वर्ड आपके सामने जहां भी आ जाएगा सिर्फ दो अर्थ लगाना, सिर्फ और सिर्फ दो अर्थ लगाना, या तो व्हाइट या बिना रंग का, कोई रंग ही नहीं है, कोई रंग ही नहीं है, या फिर श्वेत, इसके अलावा कोई अर्थ नहीं रहेगा। यहां पर देखो श्वेत बैठ रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ल्यूकोसाइट्स। क्या बैठ रहा है? ल्यूकोसाइट्स। इसके बारे में वही देखते हैं, उत्पत्ति, उम्र, कार्य, कब्रगाह। उत्पत्ति, उम्र, कार्य और कब्रगाह। उत्पत्ति कहां से होती है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। इसे जस्ट पहले मैंने बताया था, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। उम्र क्या लिखोगे? 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन। कार्य क्या लिखोगे? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना, रोगों से लड़ना, कुछ भी लिख लो। लो सरल शब्दों में लिख देता हूं,
रोगों से लड़ना, ये कहीं नहीं पढ़ा होगा तो। बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, ये भी कहीं नहीं पढ़ा होगा तो। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या बनाए रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना, ठीक है। कब्रगाह, अब इसकी कब्रगाह के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन, किसी भी किताब में क्लियर नहीं लिखा हुआ। कहीं लिखा हुआ है कि ब्लड में मृत्यु हो जाती है, और आप हायर स्टडीज करोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, लीवर में हो जाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा माने वो ये कि जहां ये लड़ेगा रोगाणुओं से वहीं इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम सीधा लिखेंगे ब्लड में। क्या लिखेंगे, ब्लड में। ये एक सामान्य परिचय हुआ, छोटा सा परिचय हुआ किसका, डब्ल्यूबीसी का, श्वेत रक्त कणिकाओं का या ल्यूकोसाइट्स का। किसका, ल्यूकोसाइट्स का। उत्पत्ति हो गई, उम्र, कार्य, कब्रगाह। लेकिन इसका परिचय या ये कहूं कि इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसके आगे भी है। इसका वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। देखिए वर्गीकरण, देखिए इसका। डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांट दिया। ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब देखो हिंदी में समझा दो, कणिका में, या फिर ये दूसरा वर्ड हो गया ए कणिका में, कणिका में, या फिर क्या हुआ, ए कणिका में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के केंद्रक में, कोशिका द्रव में, जहां पर आपको कणिका मिले, जहां पर आपको कण नजर आए, जिस भाग में कण नजर आए उसको तो एक नाम दे दिया कणिका में। जहां कण नजर नहीं आए उसको क्या नाम दे दिया, ए कणिका में। क्या नाम दे दिया, ए कणिका में। उसे ही क्या बोल दिया, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, और इसको क्या बोल दिया, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।